वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल संदीप विद स्टूडेंट्स में। दोस्तों आज हम सीखेंगे तारों का जन्म, तारे की मृत्यु, तारे का निर्माण किस प्रकार होता है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी की तरह तारे भी एक जीवन चक्र से गुजरते हैं। ठीक है, तारे भी एक जीवन चक्र से गुजरते हैं। जैसे मनुष्य एक जीवन चक्र से गुजरता है, उसी प्रकार तारा भी क्या होता है कि अपने जीवन चक्र से गुजरता है। ठीक है, उसके जीवन में निम्नलिखित अवस्थाएं आती है, जैसे मनुष्य जीवन में आती है। ठीक है, अब देखो आगे, यह जन्म के साथ शुरू होता है, विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। यह जन्म के साथ शुरू होता है, अभी मैंने बताया था, और विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है और मृत्यु में समाप्त हो जाता है। अंततः क्या होता है, ये मृत्यु में समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक तारे का जीवन चक्र उसके द्रव्यमान से निर्धारित होता है। जो तारा होता है उसका जो जीवन चक्र है उसके द्रव्यमान से निर्धारित होता है। द्रव्यमान से मेरा मतलब है कि बाहर देखो, जितना तारे का भार अधिक होता है ना, उतना ही तारे का जीवन कम होता है। वेट अगर ज़्यादा होगा तो जीवन क्या होगा, कम होगा, और अगर वेट कम होगा तो जीवन अधिक होगा। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्धारित करता है तारे का जन्म और मृत्यु। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ से देख लेना। ठीक है, तारे का जन्म और मृत्यु कि जिसका द्रव्यमान जितना बड़ा होगा उसका जीवन चक्र उतना ही छोटा होगा। एक तारे का जीवन चक्र उसके द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा से निर्धारित होता है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तारों का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस से होता है। ठीक है, तारों के जीवन की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित है। जो तारा होता है उसमें कौन कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। अन्य गैस भी होती है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आदि तारा का निर्माण बताता हूँ आपको। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। आदि तारा का निर्माण अंतरिक्ष में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संयन से होता है। हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के संयन से आदि तारा का निर्माण होता है। इसके पश्चात घने बादलों का निर्माण होता है। इसके तत्पश्चात जो घने बादल होते हैं उसका निर्माण होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता है तो इनके अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार है ना, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के जो अणु होते हैं छोटे छोटे, उन अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण की, जिसके कारण बादल सिकुड़ता चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो बादल क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, अपने आप पास पास आ जाएंगे। और ठीक है, और तारा का निर्माण होता है, और फिर एक विशाल तारा का, आदि तारा का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ये आसानी से समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, तारे की मृत्यु, फाइनल स्टेज ऑफ स्टार। तारा अपनी अंतिम अवस्था में धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण यह लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तारे में इस अवस्था को रक्त दानव यानी रेड ग्लाइंट कहते हैं। अब देखो आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे होता है। देखो, तारे के अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं ये तारा मान लेता हूँ, ये अपना तारा है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और हीलियम गैस भी है, ये दोनों गैस है। ठीक है, अब इसके आसपास अणु आते हैं, छोटे छोटे अणु आते रहते हैं, छोटे 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 यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। इससे क्या होता है, ये आपस में पास पास आते हैं अणु। ठीक है, अब ये पास पास आते हैं तो अब इनका हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस कम होती जाती है, इनकी क्षमता कम होती जाती है, और इसके कम होने पर एक विस्फोट होता है, उसे कहते हैं हम सुपरनोवा विस्फोट। जैसे हमें तारा रात को टूटता हुआ दिखाई देता है, इसी कारण दिखाई देता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल कम के बराबर हो जाता है, और बिल्कुल कम होगा तो इसका विस्फोट होगा, और विस्फोट होने के बाद में इससे क्या होता है कि हमें तारा रात को टूटता हुआ दिखाई देता है। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। रक्तदानों में हीलियम कार्बन में और कार्बन लोहा जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तन होने लगता है। इसके पश्चात में एक विस्फोट होता है, इसे सुपरनोवा विस्फोट यानी सुपर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने बता ही दिया था, ये अणु पास पास में आने लगते हैं, इसके कारण एक विस्फोट होता है। हीलियम कार्बन में एक और कार्बन होता है, जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, इसके पश्चात तारे में एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इसी कारण तारे में क्या होता है, एक विस्फोट होता है। यह आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।
अब चलते हैं हम आगे। आगे देखो दोस्तों, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट कर कर। और नेक्स्ट क्लास किस पर लानी है वो भी ज़रूर बताइए। आपको बताता हूँ, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा अपनी अंतिम अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, यह तारे के द्रव्यमान और चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है उसके बाद में तारा है ना, जो अपनी अंतिम अवस्था में परिवर्तन होता है, तारे के अंतिम अवस्था में परिवर्तन होने लग जाता है। यह तारे के द्रव्यमान और चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। ठीक है, यह तारे की किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर सीमा 1.4 -ms, द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? 1.4 ms माइनस का, इसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, जहाँ ms सूर्य का द्रव्यमान है, जहाँ ms क्या है? सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, अर्थात चंद्रशेखर सीमा का मान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। जो चंद्रशेखर सीमा होती है उसका मान कितना होता है? 1.4 -ms। ठीक है, ये होता है। और सूर्य का जो द्रव्यमान का मान होता है वो चंद्रशेखर सीमा से 4 गुना होता है, यानी कि 1.4 ms होता है। ठीक है, वो माइनस हट जाता है तो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms से कम हो तो, अगर इसका मान चंद्रशेखर सीमा से कम हो तो 1.4 ms से कम हो तो वह सुपरनोवा विस्फोट के बाद सफ़ेद वामन बन जाता है। उसके बाद में क्या होता है? ये सफ़ेद वामन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये सफ़ेद वामन में परिवर्तन में बदल जाता है। ठीक है, सफ़ेद वामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं। जो सफ़ेद वामन होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म। ठीक है, क्या नाम है उसका? जीवाश्म। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि जीवाश्म तारा को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद वामन के नाम से जाना जाता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सफ़ेद वामन तारा होता है उसको और कौन सा नाम है? ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे एग्जाम में, तो उसमें जीवाश्म उस पर टिक करना है अपन को। सफ़ेद वामन ठंडा होकर काला वामन यानी ब्लैक ड्रॉप में बदल जाता है। ये जो सफ़ेद वामन होता है ये ठंडा होता है ना, जब उसके बाद में क्या होता है? ये ब्लैक ड्रॉप यानी काला वामन में बदल जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो आगे, यदि सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारों का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms से अधिक होता है तो इस अवस्था में तारे के नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और नाभिक में केवल न्यूट्रॉन बचे रहते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन बचे रहते हैं। इस अवस्था में तारे न्यूट्रॉन तारा कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो ये स्टार है अपना, ये तारा है। ठीक है, इस तारे में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। अब देखो ये क्या कर रहा है, तारों का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms से अधिक होता है। यदि अगर इससे अधिक होता है तो इस अवस्था में तारे के नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अगर इससे क्या होता है? अधिक होता है 1.4 ms से अगर अधिक होता है तारे का द्रव्यमान, फिर दोस्तों इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सारे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ कौन बचेगा? न्यूट्रॉन। तो इसीलिए इस तारे को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है जिसके फलस्वरूप कर्षण छिद्र यानी ब्लैक होल का निर्माण होता है।
ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें सबसे अधिक प्रकाश होता है, इसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अगर हम किसी माध्यम से इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें तो वो प्रकाश वापस हम तक नहीं आता है, यानी कि ये प्रकाश को निगल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाश बाहर नहीं आ सकता है, यह मैंने बताई दिया आपको। ब्लैक होल की संरचना को सबसे पहले जॉन वेयर ने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर देख लेना एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यह जो है ना कर्षण सिद्ध वाला, इसके फल स्वरूप कर्षण सिद्ध का निर्माण होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये देख लेना। ठीक है।